दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आज के इस वीडियो में जानिए कैसे बनती है दवाइयाँ। दोस्तों जब हमें थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी हो जाता है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर तुरंत हमें दवाइयाँ लिख कर दे देता है। हम दवाइयाँ खा लेते हैं और कुछ ही समय में हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। अब देखा जाए तो दवाइयों का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो दवाइयाँ हमारी जिंदगी बचाती है वो आखिर बनती कैसे हैं? इनके पीछे का क्या प्रोसेस होता है? आज की इस शानदार वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको दवाइयों के बनने से जुड़ी एक एक बात बताने आया हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जब कभी भी बाजार में कोई नई दवा आती है तो वो अपने साथ एक उम्मीद लेकर आती है कि ये लोगों की तकलीफ दूर करेगी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके घर तक दवा को पहुंचने में कई बार 12 साल तक का वक्त भी लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, शोधकर्ता जब किसी मर्ज की दवा खोजने निकलते हैं तो पहले तो वो किताबों और डेटाबेस में जवाब तलाशते हैं और अगर कोई काम की चीज समझ में आती है तो उसके ऊपर खूब सारे टेस्ट किए जाते हैं। 10,000 रसायनों में से मात्र 7 ऐसे निकलते हैं जो आगे की रिसर्च करने लायक होते हैं और इन्हें ही प्री क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिलती है। अब लैब में इंसानी कोशिकाओं पर टेस्ट करके देखा जाता है क्या वो नतीजे मिल रहे हैं जिनकी तलाश थी। इनके अलावा जानवरों पर भी टेस्ट किए जाते हैं, खासकर चूहों पर, और अगर साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो ट्रायल रोक दिया जाता है। आमतौर पर 7 में से केवल 5 केमिकल फॉर्मूला ही टेस्ट को पास कर पाते हैं। बाकी के 2 या तो लैब की अलग अलग कंडीशन में असरदार साबित नहीं होते या फिर इनके फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। जो फॉर्मूले पास होते हैं उन्हें अब इंसानी कोशिकाओं पर ही नहीं बल्कि इंसानों पर भी टेस्ट किया जाता है, जहां ह्यूमन ट्रायल के पहले फेज में 10 से 20 वॉलंटियर्स को दवा दी जाती है। इस फेज में डॉक्टर उनके खून की जांच भी करते हैं, साथ ही पेशाब की जांच भी होती है। वैज्ञानिक इस बात पर खास ध्यान देते हैं कि शरीर दवा पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है, दवा ठीक से पच रही है या नहीं और वो किस रूप में शरीर से बाहर आ रही है। पहले चरण में जो दवाइयां होती है वो दूसरे चरण में पहुंचती हैं, जहां कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 500 मरीजों को दवा दी जाती है। और यही होता है दवा का असली टेस्ट, क्योंकि दवा लेने से अगर मरीज की बीमारी ठीक होगी तभी माना जाएगा दवा वाकई में असरदार है या नहीं। और इसी दौरान रिसर्चर्स इस बात का भी पता लगाते हैं कि दवा का डोज कितना होना चाहिए, कितनी दवा किस उम्र के लोगों के लिए सही है, ताकि दवा के डोज ऊपर नीचे ना हो जाएं। दोस्तों अगर दवा दूसरे चरण में भी पास हो जाए और ज्यादातर मरीजों पर उसका प्रभाव अच्छा पड़े तब जाकर इस दवा को आगे भेजा जाता है। लेकिन अभी भी इसे मार्केट में नहीं उतारा जाता, बल्कि इसे तीसरे चरण से गुजारना पड़ता है, जिसमें हजारों मरीजों के ऊपर दवा का ट्रायल होता है। तीसरे चरण के लिए प्लेसिबो का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कुछ लोगों को सच में दवा दी जाती है तो कुछ लोगों को सिर्फ कहा जाता है कि ये दवा है, जबकि असल में वो सिर्फ चीनी की गोलियां होती हैं। अगर यहाँ पर दवा सही से काम कर जाए तब जाकर दवा को अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। लेकिन अभी भी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अथॉरिटीज दवा के अच्छे और बुरे असर को दोबारा से चेक करती है और नॉर्मल डोज में तो ना के बराबर होना चाहिए। और ये सारी चीजें अथॉरिटी चेक कर बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि दवा का काम इंसानों को ठीक करना है, ना कि उन्हें ज्यादा बीमार करना। देखा जाए तो कुल मिलाकर 10,000 में से केवल एक दवा को बाजार में आने की अनुमति मिलती है, और बाजार में आने के बाद अगर दवा के नए नए साइड इफेक्ट्स पता चले तो उन्हें भी लगातार दवा के साथ जो पर्चा मिलता है उसमें दर्ज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम इस पर्चे की बात कर रहे हैं जिसे आप नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उसी में सारे साइड इफेक्ट्स और इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में बताया जाता है कि बच्चों की डोज क्या होगी, बड़े की डोज क्या होगी, प्रेगनेंसी में लेना सुरक्षित है या नहीं, पीरियड्स में लेने से क्या होगा,
हालांकि जो महिलाओं वाला हिस्सा है ये हर दवा के पर्चे पर नहीं होता, क्योंकि महिलाओं पर उतनी रिसर्च ही नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। असल में 19वीं सदी में जब मॉडर्न मेडिसिन की शुरुआत हुई तो पुरुषों में महिलाओं के शरीर को देखने की हिचक थी। इसीलिए मेडिसिन के केंद्र में हमेशा पुरुषों का ही शरीर रहा और इस चीज का खामियाजा आज भी महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो पुरुषों और महिलाओं का शरीर अलग अलग होता है। महिलाओं का वजन पुरुषों के मुकाबले कम होता है, यहाँ तक कि महिलाओं के शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव भी उन्हें काफी नुकसान पहुंचाते हैं और दवाइयों की वजह से समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से कई बार महिलाओं की जान भी चली जाती है। यकीन नहीं आता तो हार्ट अटैक के केस को ले लीजिए, जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाएं हार्ट अटैक का ज्यादा शिकार होती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी परेशानी पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता, उनका शरीर अलग तरीके से काम करता है। ऐसे में जब दवाइयां और उनकी डोज महिलाओं के हिसाब से नहीं होती तो दिक्कत आ जाती है। ऊपर से जब दवाइयों का ट्रायल होता है तब भी बहुत कम ही महिलाओं को शामिल किया जाता है। पर कितने इत्तेफाक की बात है ना कि महिलाओं के हिसाब से दवाइयां न बनने के बावजूद भी वो बहुत मजबूत होती हैं और पुरुषों से लंबा जीती हैं। इसलिए अब किसी महिला को कमजोर कहने से पहले 100 बार सोच लेना। उम्मीद है आपको दवाइयों के बनने से लेकर मार्केट में आने का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है। वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।